मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 अध्याय 3 धातु और अधातु। इस पाठ में आज हम अध्ययन करने वाले हैं सक्रियता श्रेणी को लेकर के। धातुओं में सक्रियता श्रेणी एक ऐसी सूची होती है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ दे रखा है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, यानी कि सबसे पहले उस धातु को लेंगे जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी, उससे कम वाली को लेंगे उसके बाद में, फिर उससे कम वाली को, सबसे अंत में सबसे कम क्रियाशील धातुओं को अपन लिखते हैं। तो धातुओं की क्रियाशीलता को उनके घटते क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं दे रखी हैं, उनका एक क्रम दे रखा है जिसमें एक तरफ प्रतीक लिखे हुए हैं और एक तरफ उनकी परमाणु का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि पोटेशियम एक धातु है, धात्विक परमाणु है पोटेशियम, जिसकी सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता होती है। सक्रियता श्रेणी में आपको यदि पूछे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है तो वो होगी पोटेशियम। उसके बाद में सोडियम Na, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ऊपर से नीचे की तरफ अपन चल रहे हैं श्रेणी में, तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता हम देख रहे हैं कि कम होती जा रही है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं आएंगी सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड यानी चांदी और सोना सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं, ये बहुत ही कम अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। आगे प्रश्न दे रखे हैं अपने पास। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि पूर्व में अपन पढ़ चुके हैं कि सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में छोड़ने पर ऑक्सीजन के साथ जल करके आग उत्पन्न करती है। तो सोडियम को आग उत्पन्न करने से बचाने के लिए या जलने से बचाने के लिए इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसका प्रमुख कारण है इसकी अधिक अभिक्रियाशीलता होना। इसके बाद में भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया से क्या होगा? तो इसका समीकरण लिखेंगे तो आयरन का अपने को ऑक्साइड प्राप्त होगा। जल के साथ कैल्शियम का क्या होगा? तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। पोटेशियम का देखें तो जल के साथ क्रिया करेंगे तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड अपने को प्राप्त होता है। फिर देखते हैं हम धातुएं अधातुओं से कैसे अभिक्रिया करती हैं। अपन ने पूर्व में अध्ययन किया है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके धनायन बनाती हैं और अधातुएं ऋणायन का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब धातु धनायन बनाएगी, अधातु ऋणायन बनाएगी, तो दोनों आयन परस्पर संयोजित हो जाएंगे। धनायन और ऋणायन संयोजित होकर के एक आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। ऐसे ही हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक का सूत्र है NaCl। तो NaCl को हम निर्माण करें तो NaCl में हम देखते हैं कि सोडियम जो परमाणु है उसके बाहरी कोश के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देता है। क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ऋणावेश इसके ऊपर आ जाता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जब कमी है तो सोडियम से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेकर के क्लोरीन Cl- में बदल जाएगा, जबकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके प्लस आयन के अंदर बदल जाएगा। अब Na+ और Cl- दो आयन बन गए, तो दोनों आयन परस्पर संयोजित हो जाएंगे तो NaCl का निर्माण होगा, नमक का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से धातु और अधात्विक यौगिकों के संयोग से आयनिक यौगिकों का निर्माण भी किया जा सकता है। इसमें सोडियम का परमाणु, सोडियम के बारे में दे रखा है कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि ये अपने M कोश से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो L कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाता है, जिससे स्थायी अष्टक उपस्थित है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धनावेश की अधिकता होती है। तो Na+ ये प्रदान करता है और Cl प्रदान करेगा। क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये Na+ से ग्रहण कर लेगा और Cl- में बदल जाएगा। दोनों परस्पर संयोजित होकर के NaCl यानी नमक का निर्माण करेंगे सोडियम क्लोराइड के रूप में। तो ये
सोडियम क्लोराइड के निर्माण के बारे में दे रखा है अपने को। ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। यहाँ Na के पास 2 8 1 में इलेक्ट्रॉन है, फिर Na+ में 2 8 यानी अष्टक पूरा हो जाता है इसका। और फिर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है बारी कोष में, 7 2 8 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ग्रहण कर लेगा, 2 8 8 यानी इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाएगी, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो Na और Cl दोनों आपस में मिलकर के NaCl का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपन नमक बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण भी, मैग्नीशियम क्लोराइड के आयन का निर्माण भी हम कर सकते हैं। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा और क्लोरीन इसके 1 इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण कर लेगा, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुणों के बारे में। आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुणों को देखें, कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके सामान्य गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक प्रकृति आयनिक गुणों की, आयनिक यौगिकों की हम देखें तो धन और ऋणायन, आयन धन और ऋण के रूप में होते हैं। उन आयनों के बीच में, दोनों के बीच में ही मजबूत आकर्षण बल होता है, यानी आयनिक यौगिकों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं और ये यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी इनको ठोका जाए, पीटा जाए तो ये बिखर जाते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसको कहते हैं भंगुर प्रकृति। तो इनकी भंगुर प्रकृति होती है और आयनों के बीच में एक मजबूत आकर्षण बल होता है। ये इसका पहला गुण है। दूसरे गुण की बात करें, इनके गलनांक और क्वथनांकों को आप विश्लेषण करें तो गलनांक वो होता है जिसमें कोई ठोस पदार्थ एक न्यूनतम ताप पर पिघलना स्टार्ट कर देता है या पिघल जाता है। क्वथनांक वह एक न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई जो है पदार्थ अपने वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिकों के गलनांक हो चाहे क्वथनांक हो, दोनों ही बहुत अधिक होते हैं। ये इसका दूसरा गुण है। कुल मिला के गलनांक और क्वथनांक इनका अधिक होने के कारण इनमें अंतरायनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिकों के तीसरे गुण की बात करें तो इसमें घुलनशीलता होती है, अर्थात ये वैद्युत संयोजक आयन होते हैं। तो सामान्यतः ये जल में घुलनशील होते हैं आयनिक यौगिक, लेकिन इनको केरोसिन और पेट्रोल के अंदर घोला जाए तो ये नहीं घुल पाएंगे। तो केरोसिन और पेट्रोल में ये अविलय होते हैं, जबकि जल में आयनिक यौगिक घुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता की बात करें तो विद्युत चालन के लिए इनमें आवेशिक कणों की गतिशीलता की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। धनायन और ऋणायन 2 टर्मिनल होते हैं, उनकी तरफ गति करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। कभी भी ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करता है। ये घुलित अवस्था में ही विद्युत का चालन कर सकते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण कमजोर पड़ता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। जैसे कि नमक ठोस रूप में है, घुलित अवस्था में नहीं है, तब तक तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। जब इसको पानी के अंदर हम घोल देते हैं तो फिर ये धन और ऋणायन इसके बिखर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विद्युत का चालन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपन ले सकते हैं। सोडियम की अपन बाहरी संरचना की बात करें तो सोडियम के पास बाहरी जो कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका विन्यास होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होती है 8, तो 8 का होगा 2 और 6, यानी कि इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता इसमें होती है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम आयन के पास बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना धातुओं की प्राप्ति। अब धातु कहाँ से प्राप्त होती है, प्रश्न उठता है कि धातुएं कहाँ से प्राप्त होती है। पृथ्वी की एक भूप्रपटी है, वो धातुओं का मुख्य रूप से स्रोत होता है। और समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड आयन होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ये लवण होते हैं। तो पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उसी को खनिज कहते हैं। खनिज की परिभाषा अपन से पूछी जाए, खनिज की परिभाषा क्या होगी, तो खनिज की होगी कि पृथ्वी की
पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को ही खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, इसे निकालना लाभकारी होता है। अब यदि खनिजों से हम लाभकारी धातुएं प्राप्त करते हैं तो इसे कहेंगे हम अयस्क। यानी अयस्क वे पदार्थ हैं जो लाभकारी धातु हमें प्रदान करते हैं, यानी खनिजों से हम अयस्क की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण कैसे करें, यानी धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना उसका निष्कर्षण कहलाता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम होती है, सोडियम होती है, मैग्नीशियम होती है। सबसे कम क्रियाशील अपन ने देखी अभिक्रियाशीलता नीचे की तरफ घटती जा रही थी, नीचे की तरफ जैसे सोना और चांदी Ag यानी सिल्वर और सोना गोल्ड Au दोनों की क्रियाशीलता बहुत ही कम थी, तो ये बहुत कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है, कुछ स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं और ये हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है अपने लिए कि कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं या सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं, अब नीचे कौन कौन सी आ रही हैं? नीचे आने वाली धातुएं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। नीचे आती है गोल्ड यानी सोना, हमने सक्रियता श्रेणी में देखा था। फिर आती है सिल्वर या चांदी, फिर आता है प्लेटिनम, कॉपर, ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। कॉपर सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाई जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इतनी अभिक्रियाशील होती हैं कि कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। सक्रियता श्रेणी की मध्य की धातुएं कौन कौन सी हैं? अपने को पूछे मध्य की धातुएं, तो ये हैं जिंक, फेरस, लेड। ये कोष्टक में दे रखा है कि अभिक्रियाशीलता मध्यम श्रेणी की होती है। पृथ्वी की भूप्रपटी में मुख्यतः ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ हम 3 प्रकार की धातुओं को लेकर के यहाँ निष्कर्षण करने की कोशिश करेंगे। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सक्रियता श्रेणी की, सक्रियता श्रेणी की मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और सक्रियता श्रेणी की उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, इनको लेकर के हम निष्कर्षण पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।